नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। 4 दिन तक चली सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का इंदौर में समापन हो गया। यही कारण था कि पूरा इंदौर शहर सिंधियामय हो गया। 500 से ज़्यादा मंचों पर स्वागत, पुष्प वर्षा। ये नज़ारा देखकर उन विरोधियों के मुंह पर भी जरूर ताला लग गया होगा जो कहते थे कि सिंधिया को बीजेपी में सम्मान नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, इंदौर में यात्रा पर निकलने से पहले सिंधिया के सुरीले सुरों ने सबको चौंका दिया। ऐसा लगा नहीं कि सिंधिया को बीजेपी में आए भी महज 20 महीने से भी कम वक्त हुआ है। आज अटेंशन में सिंधिया के इन बदले सुरों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। से ज्यादा स्वागत मंच, लोगों का हुजूम, वो सब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे, जो कांग्रेस में 20 साल में ना मिला, वो सिंधिया को भाजपा में आने के 20 महीने से भी कम समय में मिल गया। सिंधिया की ऊंची उड़ान देख सशंकित भाजपाइयों को सिंधिया ने भी वो दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। सिंधिया बोले, मेरी सीएम बनने की इच्छा नहीं। ये बात और है कि राजनीति में नेता की कही का ज्यादा मोल नहीं होता, क्योंकि समझदार नेता कभी दिल की बात जुबान पर नहीं लाता, और जो लाता है उसका हश्न सबको पता होता है। खुद सिंधिया भी इसके भुक्तभोगी हैं। ये बात और है कि जिस पद की बात सिंधिया कह रहे हैं, वहाँ 2023 तक तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन भाजपा और संघ परिवार के लिए सबसे संतोष की बात ये है कि सिंधिया उनकी उम्मीद के विपरीत बहुत तेजी से भाजपा के रंग में रंगते जा रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, महाराज मेरा अतीत था, लेकिन मैं हमेशा से भाई बनना चाहता था। 3 दिन की आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन इंदौर में सिंधिया कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने करीब हर मसले के लिए अपने पूर्व साथियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान सिंधिया प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने इंदौर से अपने पुराने और मजबूत रिश्ते होने की बात कही और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अनुपस्थिति की सफाई भी दी। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा, मेरी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है। यहाँ तक कि सिंधिया ने ये तक कहा कि 2023 का चुनाव सीएम शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कैलाश जी और मेरा 20 साल पुराना संबंध रहा है। 20 साल पुराना संबंध रहा है, बहुत मधुरता का संबंध रहा है। हाँ, चुनाव हम लोग आमने सामने लड़े हैं, पर चुनाव के बाद भी मधुरता का संबंध हम लोगों का रहा है। और कैलाश जी स्वयं परसों सुबह इंदौर के हवाई अड्डे पे उपस्थित थे। आके उन्होंने मुझे फूल का गुलदस्ता दिया, मुझे साधुवाद दिया, मुझे बधाई दी, और उनके चिरंजीव मेरे हर इंदौर के दौरे में मेरे साथ रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कैलाश जी के साथ भी मिलकर हम लोग साथ में मिलकर इंदौर का विकास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन अपने सेहत की परवाह न करते हुए, आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में, इस बाढ़ के वातावरण में जो ग्वालियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है, रात दिन मेहनत कर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और जहां तक 2023 की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में आपके सामने बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता, हम सब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि नई विकास और प्रगति की ऊंचाइयां इस सरकार के तहत मध्य प्रदेश छू पाएगा। मेरी कभी राजनीतिक अभिलाषा नहीं, ना रही, ना थी, ना आज है, ना कभी है। हाँ, एक आशा अभिलाषा एक जनसेवक होने के नाते जरूर है, और केवल एक है, और वो है जनता के दिल में मैं स्थान पाऊं अपने मेहनत के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने सच्चाई के आधार पर। ये मेरा मकसद जरूर है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि भाई साहब, आप भाई बनना चाहते हो, बेटे बनना चाहते हो, या आप महाराज बनना चाहते हो? मैं तो भाई और बेटा बनना चाहता हूं भैया। अपना सौभाग्य समझता हूं कि अगर भाई साहब की उपाधि मुझे मिली है। भाई तो जीवन पर्यंत होता है, और इस दुनिया में रहने के बाद भी भाई रहता है। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। खैर, विपक्ष जो भी कहे, लेकिन सीधी बात तो ये है कि सिंधिया संघ और भाजपा को समझ रहे हैं, और संघ और भाजपा सिंधिया को भविष्य के लिए गढ़ रहा है। सिंधिया का सियासी भविष्य चाहे जो हो, लेकिन वर्तमान को लेकर वो फूंक कर कदम रख रहे हैं। यही कारण है कि वो
प्रदेश के सियासी समीकरणों को हौले हौले साध भी रहे हैं। बहरहाल जो लोग सिंधिया को नजदीक से जानते हैं वो भी मानते हैं कि सिंधिया के राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर एक लाइन में कही जाए तो फिल्म बाजीराव मस्तान का डायलॉग सटीक बैठता है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। और ये भी महज संयोग नहीं है कि सिंधिया भी बाजीराव की तरह मराठा हैं और कुछ समय पहले ही बाजीराव का गुणगान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। गुप्ता जी, सबसे पहले आप ही के पास स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं महाराज नहीं बनना चाहता था, मेरी इच्छा थी भाई साहब बनूं। तो ये जो सफ़र 20 महीने से भी कम समय में महाराज ने तय कर लिया भाई साहब तक का, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? क्या वाकई वो आत्मसात हो गए बीजेपी में, या बाकी बीजेपी और अपने समर्थकों को एक संदेश? हर पार्टी का एक कल्चर होता है और हर व्यक्ति का एक काम करने का तरीका होता है। महाराज, राजा या महाराजा जो बनाने के जो भी हम नाम देते हैं वो समर्थकों द्वारा ज्यादा दिए गए। आप 1947 के बाद राजा महाराजा बनने के बारे में यदि आप सोचते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही काल्पनिक बात हो सकती है कि आप 1947 के बाद भी महाराजा बने। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा दिनेश जी। ब्रजेश जी, जो कुछ कहा सिंधिया ने कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, मेरी महत्वाकांक्षा नहीं, हालांकि हर नेता ये चाहता है, ये कहता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप जिस क्षेत्र में आते हैं, तो अगर राजनीति की बात करें, अगर आप पार्षद है तो इच्छा होती है आपकी कि महापौर बनना है, अगर आप विधायक है तो आपकी महत्वाकांक्षा होती मुख्यमंत्री बनना, अगर आप सांसद होते तो आपकी महत्वाकांक्षा होती कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, केंद्रीय मंत्री बन जाऊं। तो जब आप सांसद नहीं बने थे तो ये उन्होंने जब बीजेपी में आए, जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ी, सबको पता था कि क्यों छोड़ी है, और अब वो कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। तो कितना सच्चाई के नज़दीक है? क्या वाकई में उनको लग रहा है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल राज्य में नहीं केंद्र की राजनीति में ही करेगी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस में होते तो शायद वो कह सकते थे कि मुझे मंत्री बनना है या मुझे मुख्यमंत्री बनना है, जिस तरह से वहाँ पे कहा भी जाता है कि यदि सचिन पायलट को देख लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि भाजपा में आए हैं तो उससे पहले की रणनीति देख लीजिए आप। उससे पहले राज्यसभा के चुनाव को लेकर ही विवाद हुआ था, वो पहली पंक्ति में आना चाहते थे लेकिन नहीं आए। तो जो शुरुआत हुई, तो कांग्रेस का कल्चर, जिस तरह से दिनेश जी कह रहे थे, कल्चर का फ़र्क है मनोज जी। भाजपा में कोई ये नहीं कहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और चाहे शिवराज सिंह से लेकर अटल जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अडवाणी जी ने उनका नाम प्रस्ताव किया, नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बने। और शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो कल्चर है, भाजपा में कोई कहता नहीं है। भाजपा में यदि आप उस काबिल हो, उस तरह से दिखते हो, उस तरह से आपका उपयोग करती है पार्टी। तो देखिए आप सिंधिया जी का वो उपयोग, कोई नेता नहीं, लेकिन उसके साथ ये जोड़ देता है ना कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा, निर्वहन करेगा। महत्वाकांक्षा सबकी होती है, अंदर खाने में वो सब बातें होती हैं, दावेदारी होती है, सब तरह से होती है। यदि प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो दावेदारी होती है, लेकिन यदि संगठन ने किसी और को बना दिया है तो फिर वो उसका समर्थन करते हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री की भी दावेदारी भाजपा में नहीं होती क्या? हमने देखा जब उमा भारती के समय देखिए दावेदारी हुई, जब बाबूलाल गौर को हटाया, तो दावेदारी सब तरफ होती है। लेकिन इसके बावजूद कोई ये कहता नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। आज मंच से नहीं कहेंगे वो कि मैं मुख्यमंत्री का अगला दावेदार हूँ, वो यही कहेंगे इनके नेतृत्व में हुआ। लेकिन एक साथ और जोड़ते हैं, एक बात और जोड़ी जाती है हर राजनेता द्वारा कि जो पार्टी तय करेगी मैं उसका पद का या उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। तो उसी में सारे राज छिपे रहते हैं मनोज जी, कि आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी। हमने देखा कई नेता कहते हैं कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब पार्टी कह देती है कि आपको टिकट दिया जाता है तो आप कहते हो कि नहीं, जो पार्टी ने तय कर दिया, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया हम उसका निर्वहन करेंगे। पार्टी ने तय किया है कि उम्र के इस पड़ाव के बाद भी हमें चुनाव लड़ना है तो हम लड़ रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा और इच्छा सबकी रहती है, जीवन भर तक रहती है मनोज जी। जब तक जीवन रहता है आदमी चाहता है कि वो मुख्य पदों पर बना रहे, लेकिन
साथ में ये भी कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है या मेरी इच्छा नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं तय कर लूंगा। तो इच्छा सबकी रहती है मनोज मतलब जी, स्वर्ग सबको जाना, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता मरना है। कोई नहीं चाहता। जी दिनेश जी, आपको सवाल था, मेरे ख्याल से अब आपसे नेटवर्क में आगे होंगे जी। जो सवाल मेरा आपसे था कि जो ये सफ़र महाराजा ने 20 महीने में तय कर लिया, जो 20 साल में वो कांग्रेस में रह के नहीं कर पाए। देखिए मनोज जी, आप 20 महीने पहले की राजनीति को देखेंगे तो 20 महीने पहले भी ये कांग्रेस के भीतर भी ये कहा जाता था कि वो महाराष्ट्र की छवि से मुक्त नहीं हो पाते, और भारतीय जनता पार्टी में यदि वो आके महाराज की छवि से मुक्त हो रहे हैं तो वो एक उनकी नई राजनीति का संकेत दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, जिस तरह की राजनीति केवल भाई साहब की राजनीति नहीं है, बिल्कुल वहां यदि वर्मा जी से को संबोधित करना होगा तो वो कहेंगे मनोज जी, वर्मा जी, भाई साहब। तो एक जो बिल्कुल। संस्कृति का है, तो वो 2-2 3-3 बार जी लगाते हैं। तो हर जगह का, हर एक भाषा का फर्क होता है। यदि उनके समर्थक इसको समझ जाएं तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में दूध में पानी की तरह जो है वो मिल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। यही संदेश वो मुझे लगता है कि वो देना चाहते हैं, और ये संदेश उनके समर्थक आत्मसात करते हैं कि नहीं, वो कुछ दिनों में सामने भी आ जाएगा। जी। और आज जिस प्रकार से लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि आज एक और घटना हुई कि मंच पर उन्होंने आकाश विजयवर्गीय को टोका और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, हालांकि उन्होंने अपने मधुर रिश्ते की बात की है। तो ये जो थोड़ी बहुत जो खटास है या एमपीसीए की राजनीति के बाद से जो समीकरण बदल रहे हैं, अब सिंधिया को इंदौर में जिस प्रकार लॉन्च किया गया है, जैसा स्वागत हुआ है, क्योंकि भाई का भी ऐसा स्वागत कभी शायद इंदौर में नहीं हुआ है। मनोज जी, पहले भी हमने इस विषय पे चर्चा की जी है। बिल्कुल। आप देखिए कि जिस दिशा में जा रही है, इंदौर में उस बात के संकेत वहां के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर दे दिए कि पार्टी की लाइन क्या है और पार्टी किस चेहरे के बारे में सोच रही है। आप देखिए कि इंदौर जो है एक सेंटर है पूरा मालवा मध्य भारत का, और यदि आप देखोगे तो इंदौर की राजनीति का संदेश महाकौशल में भी जाता है और ग्वालियर चंबल में भी जाता है। बिल्कुल तो ये कॉरिडोर पूरा, जिसमें जो सिंधिया का प्रभाव वाला कॉरिडोर आप जिसे कह सकते हैं, वो मुरैना से शुरू होकर मंदसौर तक जाता है। और वहां जो है, आप चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली में, क्षमा करें, इंदौर में जो राजनीति है वो खेल की राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वहाँ खेल प्रेमी भी बहुत हैं, और तो राजनीति जो में खेल भी इंडिया बहुत होते हैं वहाँ। बहुत खेल होते हैं। तो इंदौर का जो संदेश है, आप ये देखेंगे कि इंदौर में आप एक सबसे बड़ी जो बात पिछली बार भी हमने की थी कि भाई वर्सेस भाई होगा, के जो भाई साहब के रूप में बिल्कुल। भाई साहब वर्सेस भाई जो है, आप ये तलाश सकते हैं कि ये आकाश विजयवर्गीय चले गए तो क्या होगा। देखिए, जब एक दल के भीतर जब लोग आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रतिद्वंदिता हो जाती है। जब अलग अलग दलों में होते हैं तो हो सकता है कि हम साथ बैठ के बात कर लें, क्योंकि हित प्रभावित नहीं होते। अब यहाँ जो हित है वो आप राजनीति देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया किसके साथ भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तो निश्चित तौर पर ये जो जोड़ी है वो कैलाश विजयवर्गीय की राजनीति में कहीं से भी फिट नहीं बैठती। यदि वो एमपीसीए की राजनीति में एक भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, दिनेश जी ने कहा एक कॉरिडोर एक तरह से बात की, और हम भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बड़े कॉरिडोरों की बड़ी चर्चा है कि चंबल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे। तो एक नया कॉरिडोर हम देखें कि एक जो अटल एक्सप्रेसवे जो चंबल ग्वालियर से निकलना था, और एक अब सिंधिया एक्सप्रेसवे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ कि मोदी माधव मोती एक्सप्रेस की बात हुई थी, और अब सिंधिया एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, क्योंकि भोपाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है। देखिए मनोज तो जी, जो दिनेश जी ने भी कहा कि संदेश साफ है कि पार्टी की लाइन क्या है, तो पार्टी अपनी लाइन सारे कार्यकर्ताओं को भी बता रही है, नेताओं को भी बता रही है कि उसी हिसाब से आपको भविष्य की तैयारी करनी है। मनोज जी, जो आयोजन हो रहे हैं और जिस तरह से बार बार सिंधिया जी के कार्यक्रम हो रहे हैं,
ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज ही है एक तरह से कि वो भी सिंधिया को आत्मसात कर लें। जिस तरह सिंधिया ने भाजपा को आत्मसात कर लिया, उनकी भाषा शैली से, उनके व्यवहार से आपको कहीं भी कांग्रेसीकरण नहीं दिखता है। आज की तारीख में जिस तेजी से बदलाव उन्होंने किया है, उनके साथ जो समर्थक आए मनोज जी, आप एक भी ऐसा बयान ढूंढ के नहीं बता पा रहे हैं हम 20 माह में कि उनके जो समर्थक मंत्री हैं उनने कुछ ऐसा बयान दिया हो जिसकी वजह से सिंधिया को जवाब देना भारी पड़ रहा हो या भाजपा को सफाई देना पड़ रही हो। तो देखिए लगातार व्यवहार में सबके बदलाव आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। वो बड़े राजनेता हैं और उनके साथ जो समर्थक आए हैं वो भी अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, पहले से राजनीति में हैं, तो वो समझदार हैं। लेकिन आप कार्यकर्ताओं को ही समझाना है, तो भाजपा जो एक तरह से मैसेज दे रही है। इससे पहले भी आप उपचुनाव में देखिए तो शिव ज्योति एक्सप्रेस चल रही थी कि शिव ज्योति एक्सप्रेस चलेगी अब ज्योतिराज सिंधिया की और शिवराज जी की, और वो संकेत यहाँ उन्होंने इंदौर में दे दिए हैं कि हम दोनों एक हैं, जिस तरह दिनेश जी भी कह रहे थे। अब कैलाश विजयवर्गीय वाली कैपेसिटी तो अलग है ना, केमिस्ट्री अलग है, वो तो चाहेंगे ही। वो तो देखिए शिवराज जी से भी उनकी नहीं पट रही थी, वो कटे हाथ वाले ठाकुर कहते थे अपने आप को, तो किस तरह से वो चल रही थी। और जब एक व्यक्ति और एक 11 हो जाएंगे तो तकलीफ तो ज़्यादा होगी, तो वो तकलीफ अलग बात है। लेकिन इंदौर का जो कार्यकर्ता है जिस तरह से उमड़ा है सभाओं में, जिस तरह से भाजपा कार्यक्रम देती है, तो कहीं भी आपको वैसा नहीं लगा है कि इंदौर जा रहे हैं तो कैलाश विजयवर्गीय गुट ने विरोध किया हो या उपस्थिति अपनी दर्ज नहीं कराई हो। और जिन जिन क्षेत्रों में सिंधिया जा रहे हैं, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है मनोज जी, जो पार्टी निर्देश देती है वो कार्यकर्ता करते हैं। हमने देखा पहले भी छोड़ के चली गई, उमा भारती छोड़ के चली गई, सेजवार छोड़ के चले गए, कितने कार्यकर्ता गए और जो गए वो वापस आ गए। तो यहाँ पार्टी का ज़्यादा वजूद है, नेता की अपेक्षा है। यदि पार्टी ने तय कर लिया कि सिंधिया जी वहाँ लीडरशिप करेंगे, वो कॉरिडोर में उनका ही नेतृत्व रहेगा, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता उनके पीछे नजर आएंगे आपको। कैलाश विजयवर्गीय अपने आप साइड हो जाएंगे। तो ये कार्यशैली है भाजपा की मनोज जी, कांग्रेस की कार्यशैली नहीं है कि आप यदि दूसरे के क्षेत्र में गए, छिंदवाड़ा गए या दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में राधौगढ़ गए, तो आपके पीछे आप जो समर्थक ले गए वही आपके पीछे नजर आएंगे। वहाँ का कार्यकर्ता गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सिंधिया का समर्थक नहीं है, वो दिग्विजय सिंह का समर्थक है, वो कमलनाथ का समर्थक है। तो वहाँ पे अलग कार्यशैली। और यहाँ जिस तरह से सिंधिया का स्वागत हुआ है, जिस तरह से भीड़ दिखी है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी की ताकत है, उस कैडर की ताकत है, उस कार्यकर्ता की ताकत है मनोज जी। और वो कार्यकर्ता समझ गए कि पार्टी ने कहा है। जैसे हम कहते थे कि विदिशा का मामला है, जब अटल जी लड़ते थे मनोज जी, और इसके बाद दूसरे लोग लड़े, तो वहाँ एक कहावत कही जाती थी कि यहाँ कुत्ते की पूंछ पे फूल भी बांध दोगे आप तो जीत जाएगा। तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि पार्टी का कैडर है ना, पार्टी ये देखती है कि हमारी पार्टी ने इस व्यक्ति को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा, वो कौन है, तो वो जीत जाता है। तो अब जब देखिए ये मानसिकता हो उस कैडर में, उस पार्टी में, तो फिर निश्चित तौर पर यदि ऐसे कहीं मतभेद भी होंगे तो वो कोई मायने नहीं रखते। बिल्कुल दिनेश जी, मध्य प्रदेश चूँकि टाइगर स्टेट है, तो टाइगर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी टेरिटोरियल खुद बनाता है, और अगर उसमें कोई दूसरा घुसता है तो फाइट होती है। इंदौर या मालवा के मामले में हमने अभी तक देखा है, इस यात्रा के पहले तक, पिछले कुछ साल में या 1-2 दशकों में, कि जो कुछ होता है वहाँ भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय की मर्जी से होता है। यहाँ जो प्रभारी बनने हों, या तो वो या दादा दयालु, वो सारा काम मैनेजमेंट देखते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि ये भगवान दास सबनानी को वहाँ का प्रभारी बना दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट की ताकत वहाँ बढ़ी है। और जिस प्रकार से पहले हमने देखा कि जो आलोक शर्मा को प्रभारी बनाया इस यात्रा को, वो जाकर मिले जरूर थे कैलाश विजयवर्गीय से, कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत भी किया सिंधिया का। लेकिन बात का जो घटनाक्रम है, तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ लीडरशिप को भी मैसेज हैगा कि आपकी टेरिटोरियल कहाँ तक है, इनकी कहाँ तक है, एक दूसरे की सीमा में घुसने का प्रयास ना करें। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बाद में ये लड़ाई टेरिटोरियल फाइट में बदल सकती है, एक शेर दूसरे शेर की? जी नहीं, मुझे लगता है मनोज जी, जो जिस तरह का टेरिटोरियल फाइट की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ इंदौर में ऐसे हालात मुझे राजनीतिक तौर पे दिखाई नहीं देते कि आपके फाइट की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के भीतर। उसके लिए हमको थोड़ा सा 2018 के जो राजनीतिक हालात थे, जी, जिन हालातों में कैलाश विजयवर्गीय जी को जो अपना टिकट छोड़ते थे, अपने बेटे को टिकट दिलाना पड़ा, वो एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और वो केवल कैलाश विजयवर्गीय के लिए वो संकेत नहीं है, वो भविष्य की जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उन सभी नेताओं के लिए संकेत है जो खुद भी राजनीति में रहना चाहते थे या और अपने बेटे को भी टिकट दिलवाना चाहते थे। बिल्कुल, हमने देखा सेजवार ने अपना टिकट छोड़ा, बेटे मुदित के लिए गोपाल भार्गव तैयार नहीं हुआ तो अभिषेक को टिकट नहीं मिला। ये फॉर्मूला सभी पर लागू होगा। जो कैलाश विजयवर्गीय जी की जो भूमिका है, वो हम लगातार देख रहे हैं कि वो जिनको मंत्री बनवाना चाहते थे अपने रमेश मेहंदोला जी को, वो उनको मंत्री भी नहीं बना पा पाए।
बहुत सारी जो चीजें हैं, जो इंदौर के प्रशासन में भी उनकी दखल, वो हम सोच रहे थे कि कोई दखल होगा उनका सरकार बनने के बाद, तो वो भी दखल हमको देखने को नहीं मिला। तो हर हर फील्ड में हर व्यक्ति का एक दौर होता है, और राजनीति में आपका दौर कब खत्म हो जाए और कब दौर फिर से चालू हो जाए, ये जो है इसको हम कोई एक किसी डेडलाइन में नहीं बांध सकते। तो जिसके सितारे बुलंदी पर हैं वो जंगल पे राज करता है और वही शेर होता है। तो यहाँ आज की जो स्थितियां हैं, आप जो है आप केंद्रीय नेतृत्व का जो संदेश है वो आप स्पष्ट संदेश है कि आप चाहे उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया में संदेश देखें, चाहे वीरेंद्र खटीक की यात्रा में देखें, शिवराज सिंह चौहान की यात्रा में क्या भूमिका है उस भूमिका को देखें, पीडी शर्मा आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं उनको आप देखिए कि वो कहाँ जो है पार्टी उनको लेना जाना चाहती, क्योंकि ये एक दिन की राजनीति नहीं है। पार्टी भी ये जान रही है कि यदि आज हम किसी चीज को यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम 2023 तक इस पर स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं। इस बिल्कुल। तरह के राजनीतिक हालात में किस तरह का विरोध होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, थोड़ा सा आप 2 दिन पहले का घटनाक्रम भी आप इंदौर का देखेंगे तो महेंद्र हरडिया के तेवर भी कोई बहुत नरम नहीं थे जब भूपेंद्र सिंह जी ने बैठक बुलाई थी। बिल्कुल। तो वो भी इंदौर में एक जो है कहीं ना कहीं वो वजूद रखते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इंदौर में, वो कैलाश विजयवर्गीय के विरोधियों की संख्या ज्यादा मिलेगी। आपको उनके समर्थकों को देखोगे तो कम विधायक होंगे, लेकिन विरोधी विधायकों में जाएंगे तो ज्यादा होंगे। तो निश्चित तौर पर जब ये यदि ऐसी संभावना भी बनी कि कोई टेरिटोरियल फाइट है, तो सिंधिया की लोकप्रियता और पार्टी का जो उन पर जब बरदस्त और उनका जो जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की सर्व स्वीकार्यता नहीं है, इन सारी चीजों का लाभ आप हम देखेंगे सिंधिया के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल। और वैसे ही मनोज जी, ताई भाई का झगड़ा हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक तो तरफा बिल्कुल। कभी नहीं हुआ। मैं वो इससे सवाल था कि विरोधियों की संख्या उनकी बढ़ती जा रही, लेकिन शिवराज जी के जितने विरोधी माने जाते थे या ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो अजय बिश्नोई से लेकर तमाम सारे, और इनमें कई सारे ऐसे नेता थे जिनके बारे में कहा जाता कि दिल्ली में इनकी तूती बोलती है। हमने राकेश सिंह को भी देखा, जिस प्रकार से उनको लॉन्च किया गया था, अमित शाह आए खुद। इसके बाद हम कैलाश विजयवर्गीय को देखा कि हरियाणा में जीत के बाद लगा कि अब कुर्सी मिली। इसके बाद हमने देखा पश्चिम बंगाल में भले पार्टी हार गई, लेकिन ये कहा गया कि हम 3 से 73 में मिले, उसका शायद इनाम मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए बीजेपी की राजनीति में कि ठीक है शिवराज जी के बाद सिंधिया? देखिए मनोज जी, बीजेपी की राजनीति में जिनको आप विरोधी कह रहे हैं वो कभी शिवराज जी के साथ थे। विरोधी कैसे हुए? उनकी महत्वाकांक्षा के कारण विरोधी हुए हैं। वो उनकी भी तमन्ना है कि वो भी मुख्यमंत्री बन जाते, यही एक विरोध की वजह रही। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने कहा कि आप जाइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनिए, उनसे कहा था इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बनिए, मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री जो लोगों को उम्मीद थी, चाहे वो अजय बिश्नोई की बात करें, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की लेकिन बात पार्टी ने तो एक बार संकेत भी दिया था दिल्ली जाए, लेकिन उन्होंने उसी बीजेपी ऑफिस के लान में बैठकर कहा था डंके की चोट पर टाइगर भी जिंदा है। देखिए मनोज जी, तो उनको मालूम है ना पार्टी की रणनीति। वो जिस तरह से आए, लोगों ने कहा कि वो असफल हो जाएंगे, प्रशासनिक अनुभव नहीं है उनको। जो उनकी उम्मीदें थी, जो विरोधी बन गए थे, उनको लगा था कि शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं मध्य प्रदेश में, और इसके बाद किसकी बारी आएगी। तो जो बारी नहीं आई तो वो विरोध बढ़ गया। तो अब ये विरोध, ये इस बात से देखा जाता है, पार्टी ये देखती है कि शिवराज जी का विरोध सिर्फ कुछ लोग कर रहे हैं या जनता कर रही है, उनके दल में लोग कर रहे हैं, तो उसके कोई मायने नहीं है मनोज जी। और विरोध देखिए आप, यदि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है तो पार्टी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? आप देखिए, पार्टी चाहती तो जब आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, जब तख्ता पलट हुआ तो चाहती तो शिवराज जी से कह देती कि आप मत बनिए, दूसरे को बना देते हैं, क्योंकि तख्ता पलट तो शिवराज जी की वजह से नहीं हुआ। शिवराज जी को सत्ता सौंपी गई है ना, तो कोई चीज़ ऐसी तो है जो शिवराज जी में देखी है उन्होंने, भले ही वो सत्ता में नहीं ला पाए हों आपको। तो आप देखिए कि पार्टी सब चीज़ें देखती है मनोज जी, कि किसमें कितना दम है और कितने लोग उसको लोकप्रियता है उसकी जनता के बीच में। आज हम यदि कैलाश विजयवर्गीय की बात कर रहे हैं तो आप देखिए कि जिस तरह से दिनेश जी ने भी कहा कि इंदौर में उनके विरोधी ज़्यादा हैं, तो वो घर में उनका विरोधी ज़्यादा हैं। यदि नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो हम उनके समकक्ष, यदि हम ग्वालियर चंबल में चले जाएंगे तो वहाँ विरोधी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मिल जाएंगे, अनूप मिश्रा मिल जाएंगे, आपको प्रभात झा मिल जाएंगे, तमाम तरह। तो गुटबाजी देखिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के विरोध में बाकी के लोग नहीं है ना, जिनकी महत्वाकांक्षा है उनको छोड़कर यदि कोई विरोध करे तब ज़्यादा वो, कि यदि इनके साथ 50 विधायक हैं, 35 विधायक हैं, ऐसा कभी आया सामने? नहीं आया। सिर्फ ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इनको उस कुर्सी पर बैठना, तो ये विरोध मायने नहीं रखता। ये सरकार बना के नहीं दे सकते हैं, ये पार्टी हाईकमान जानता है किसकी कितनी लोकप्रियता है और कौन जनता में अपील करता है। तो अब सिंधिया एक ऐसा चेहरा आ गए मनोज जी, जो टक्कर दे सकते हैं उन सब
कि मैं जो शिवराज जी में जो काबिलियत है उस तरह से काबिलियत उनमें है, और मैं चेहरे की मास अपील है, वो जनता में लोकप्रिय हैं जिस तरह से शिवराज जी लोकप्रिय हैं, और वो सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। जो शिवराज जी कनेक्ट करते थे मनोज जी, वो सीधे सिंधिया कनेक्ट करते हैं। आप कांग्रेस में रहते भी देखे, अच्छे वक्ता हैं वो। लेकिन दिनेश जी एक और चीज़ है, हम देखें कि कांग्रेस और बीजेपी की बात करें कि सिंधिया प्लस कांग्रेस 114, तमाम सारे विरोध, टिकटों में वितरण में बीजेपी की गड़बड़ी, तमाम सारे अंतरकलह। अब सिंधिया माइनस और बीजेपी में सिंधिया शिवराज प्लस, कांग्रेस को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो युवा वीडी शर्मा अध्यक्ष बना दिया है, सिंधिया को जिस प्रकार से वो तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, संदेश दे रहे हैं, और शिवराज की अपनी एक पारी चल रही है, उनकी एक अपनी मास अपील है। इस बीच कांग्रेस कहाँ खड़ी? और कांग्रेस को आपको नहीं लगता एक संदेश कांग्रेस को भी लेना चाहिए इस सारे घटनाक्रमों से, शायद अपना घर दुरुस्त कर ले? कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट यदि आप करेंगे तो फिर 2018 दोहराया जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो आप चाहे एसटी वोटर हो, माइनॉरिटी का वोटर हो, ये सब जब वोट आप एक जगह होता है तो नतीजे बदल देता है। अब देखिए अभी भी आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस बेफिक्र है, जनता भारतीय जनता पार्टी में, फाइट भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो खोने कुछ है नहीं। बिल्कुल, आप उसको दूसरे नजरिए से इन सारी घटनाक्रम को देखिए भारतीय जनता पार्टी के, कि 15 साल शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री हो गए और कोई चैलेंज उनको चुनौती नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी जैसे गुट नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान के समानांतर कोई नेता बता सकते हैं ऐसा कोई गुट था जो पार्टी में प्रेशर के रूप में काम कर पाता? निश्चित तौर पर जिन नेताओं को करने की कोशिश की गई वो जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के आगे वो एक अपना जो है एक अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। जिस तरह से कैलाश जोशी जी थे, सुंदरलाल पटवा थे, सुंदरलाल पटवा ने भी एक अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को चलाया और उनको भी चुनौती देने वाला कोई नहीं था। यदि कोई विकल्प माना जाता था तो कैलाश जोशी माने जाते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी में देखिए कि आज आप बीडी शर्मा तक के दौर को देखिए, क्या शिवराज सिंह चौहान को ऐसी चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति है? आज यदि कोई चेहरा सामने आ रहा है तो वो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा आ रहा है, जो दिल्ली की राजनीति में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता हो। इससे पहले जितने भी, चाहे राकेश सिंह को सौंपा हो, चाहे नंद कुमार चौहान, तो आप ये कहिए कि जो है बिल्कुल शिवराज जी के साथी थे। प्रभात झा ने कोशिश की, वो अपने बयानबाजी के कारण बलि चढ़ गए, उनके साथ पोखरण हो गया। सारी जो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जो है इसे हम ये कह सकते हैं कि आप एक जो समानांतर प्रेशर ग्रुप, आप गुट भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, प्रेशर ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां राष्ट्रीय नेतृत्व से कौन बात कर सकता है और कौन जो है अपना पक्ष रख सकता है। तो ये स्थितियां सिंधिया के पक्ष में अभी इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित तौर पे जो पूरी राजनीति है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति तो कमलनाथ से शुरू होती है और कमलनाथ पर खत्म हो जाती है। ये एक बड़ी बात है। चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा विश्लेषण में भाग लेने के लिए। तो निश्चित तौर पर राजनीति में कई सारे सबक छिपे होते हैं, और सिंधिया को जिस प्रकार से बीजेपी ने लॉन्च कर रही है, और सिंधिया के जो सुर हैं कि वो बीजेपी के मन मुताबिक उनके बयान हैं, वो कोई हड़बड़ाहट दिखाना नहीं चाहते हैं। और वैसे भी एक जो कहावत हमने सुनी है बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं कि अगर आप खिचड़ी बीच में से खाएंगे तो मुंह जलेगा और हाथ भी जलेगा, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए। तो शायद सत्ता की खिचड़ी के लिए सिंधिया भी इंतजार करने को तैयार है, और उनके बयानों से साफ संकेत भी है। तो उनके इन बयानों से वो नेता भी खुश हो सकते हैं जिनको अभी भी उम्मीद है कि शायद उनके हिस्से में भी कुछ और मलाई आए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए